नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक सिखवाल और आपका और हमारा जो ये एक सुखद संयोग हो रहा है, ये हो रहा है चाणक्य क्लासेस के डिजिटल ऐप प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, जहां पर आप और हम मिलकर के चर्चा करते हैं आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं पर, परीक्षाओं की रणनीति पर और अपने विषय पर, जिनमें से आप साथियों जैसा कि जानते हैं कि मैं यहाँ पर आता हूँ आपके साथ हिंदी विषय पर चर्चा करने के लिए। और पिछले वीडियोस तक हमने हिंदी के बहुत से अध्यायों का अध्ययन कर लिया है और बहुत विस्तार से किया है। आप उन अध्यायों को ज़रूर देखिएगा। आज हम जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारा अगला जो चैप्टर है वो हो जाता है उपसर्ग। क्या हो जाता है? उपसर्ग। तो आज हम उपसर्ग अध्याय पर चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, शुरू करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि यदि आपने चाणक्य क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचते रहें नियमित रूप से। और वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मित्रों, कमेंट सेक्शन के जरिए आपकी यदि कोई समस्याएं भी होती है तो उन समस्याओं को भी आप हम तक पहुँचा सकते हैं। निश्चित रूप से हम आपकी हर समस्या को सुलझाएंगे। और मित्रों, अब हम बात करते हैं अपने अध्याय पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उपसर्ग की। तो उपसर्ग किसे कहते हैं, इसकी एक व्यवस्थित परिभाषा क्या होती है, हम उस परिभाषा को एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि अध्याय की परिभाषा को समझे बिना आप अध्याय की मूल प्रकृति को नहीं समझ सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यह शब्द दो शब्दों के योग से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द होता है उप, जिसका अर्थ होता है समीप या सहायक, और दूसरा शब्द है सर्ग, जिसका तात्पर्य हो जाता है आना, तो पास में आना। तो ये शब्द किसी शब्द के पास आते हैं, कहाँ से आते हैं? तो ये शब्द से पहले जुड़ते हैं, शब्द के तुरंत पहले जुड़ते हैं और शब्द के समीप आ जाते हैं। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। परिभाषा हम इसके लिख लेते हैं, जो शब्दांश किसी शब्द से पूर्व जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? आप लिख लीजिएगा, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। तो ये एक परिभाषा हो गई उपसर्गों की। तो उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं? ये शब्द से पूर्व जुड़ते हैं, और पूर्व जुड़कर ये क्या करते हैं? ये शब्द के पूरे अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। और ये शब्द स्वयं कैसे होते हैं? तो उपसर्ग के जो शब्द होते हैं वो पूर्ण शब्द न होकर के वो शब्दांश होते हैं, वो शब्दों के अंश मात्र होते हैं, और ये अंश शब्द से पहले जुड़ करके शब्द के मूल अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो इस प्रकार से उपसर्ग की एक परिभाषा हो गई है। तो इससे आपकी कुछ बातें समझ में ज़रूर आ गई होगी कि उपसर्ग शब्दांश होते हैं, पूर्ण शब्द नहीं। आप इन बिंदुओं को साथ में आप नोट करते रहिएगा। परीक्षाओं में कभी कभी इन छोटे छोटे बिंदुओं से प्रश्न उठ जाते हैं। आप सबसे पहले लिख लीजिएगा कि उपसर्ग केवल शब्दांश होते हैं। उपसर्ग केवल क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, पूर्ण शब्द नहीं। पूर्ण शब्द नहीं होते हैं। उसके बाद में हम उपसर्ग के बारे में एक और पॉइंट नोट कर लेते हैं, और वो पॉइंट क्या होता है? उपसर्ग का किसी उपसर्ग का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। किसी उपसर्ग का, किसी भी उपसर्ग का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है।
किसी भी उपसर्ग का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है। इनका अर्थ ये जिस शब्द की संगति में जुड़ते हैं उस शब्द के अनुसार उपसर्ग का अर्थ ग्रहण किया जाता है। अच्छा, इसके बाद में उपसर्ग के बारे में ही कुछ बातें और जो है वो भी हम साथ साथ में लिख लेते हैं। उपसर्ग का योग शब्द से पूर्व होता है। पूर्व यानी कि पहले होता है, बाद में नहीं होता है। ठीक है, कोई भी उपसर्ग जुड़ेगा तो शब्द से पहले जुड़ेगा, बाद में नहीं जुड़ेगा। और जब भी उपसर्ग किसी शब्द के साथ जुड़ेगा तो शब्द के मूल अर्थ को जरूर बदल करके रख देगा। आप इस चीज को भी साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से नोट कर सकते हैं। आप लिख लीजिएगा, उपसर्ग के योग से शब्द का मूल अर्थ बदल जाता है। तो इस प्रकार से ये उपसर्ग के बारे में कुछ सामान्य सी बातें हैं। इन बातों के बारे में आप जान गए होंगे कि उपसर्ग शब्दांश होते हैं, ये पूर्ण शब्द नहीं होते हैं। किसी भी उपसर्ग का कोई अर्थ नहीं होता है, निश्चित अर्थ किसी भी उपसर्ग का नहीं होता है। इनके जो हम अर्थ लिखते हैं वो केवल आभासी और प्रतीकात्मक अर्थ होते हैं, पूर्ण अर्थ नहीं होते हैं। उपसर्ग का योग हमेशा शब्द से पहले होता है, शब्द के बाद में कभी नहीं होता है। और उपसर्ग जब भी किसी शब्द के साथ जुड़ जाता है तो निश्चित रूप से उस शब्द का जो मूल अर्थ होता है वो पूरी तरह से बदल जाता है। इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखें। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि उपसर्ग किसी भी शब्द के साथ में कैसे जुड़ते हैं। तो मित्रों, जैसे मैंने यहाँ पर एक शब्द लिख दिया है योग, मैंने यहाँ पर एक शब्द क्या लिख दिया है, योग। अब इसके साथ में जैसे जैसे उपसर्ग जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे इसके मूल अर्थ में भी परिवर्तन आते जाएंगे। किस प्रकार से वो परिवर्तन आते हैं आप वो परिवर्तन देखिएगा। जैसे आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा है अभी तक केवल योग। तो अब इसके साथ में मान लीजिए अगर मैं प्र जोड़ता हूं तो उपसर्ग क्या बन जाता है, प्रयोग। अप जोड़ लूं तो उपसर्ग क्या बन जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा अपयोग। सम उपसर्ग के योग से शब्द क्या हो जाएगा, संयोग शब्द हो जाएगा। अव उपसर्ग के योग से अवयोग। निर उपसर्ग के योग से हो जाएगा निर्योग। दुर उपसर्ग के योग से शब्द बन जाएगा दुर्योग। वी उपसर्ग से शब्द बन जाएगा वियोग। और इसी प्रकार आ उपसर्ग से शब्द बन जाएगा आयोग। नी उपसर्ग से शब्द बन जाएगा नियोग। अधि उपसर्ग के योग से शब्द बन जाएगा अधियोग। अति शब्द के उपसर्ग के योग से भी शब्द बन जाएगा अतियोग। सु उपसर्ग के योग से शब्द बनेगा सुयोग। उत उपसर्ग के योग से भी इसका शब्द बन जाएगा उद्योग। अभि उपसर्ग के योग से इसका शब्द बन जाएगा अभियोग। प्रति उपसर्ग के योग से भी शब्द बन जाएगा प्रतियोग। और उप उपसर्ग के योग से शब्द बन जाएगा उपयोग। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि एक मूल शब्द क्या है, योग है। और इसके साथ में जैसे जैसे हमने उपसर्ग लगाते गए वैसे वैसे प्र उपसर्ग के योग से बना हुआ शब्द क्या हो गया, तो आप देखेंगे प्र उपसर्ग के योग से बना हुआ शब्द हो गया प्रयोग। प्र उपसर्ग के योग से शब्द क्या बन गया, शब्द बन गया प्रयोग। इसी प्रकार से अप उपसर्ग के योग से शब्द बन गया अपयोग। सम उपसर्ग के योग से शब्द क्या बन गया, संयोग। इसी प्रकार से अव उपसर्ग के योग से शब्द बन गया अवयोग। निर उपसर्ग के योग से शब्द बन गया निर्योग। और इसी प्रकार दुर उपसर्ग के योग से शब्द बन गया दुर्योग। और इसी प्रकार वी उपसर्ग के योग से शब्द बन गया वियोग। आ उपसर्ग के योग से शब्द बन जाता है आयोग। नी उपसर्ग के योग से शब्द बन जाता है नियोग। अधि उपसर्ग के योग से शब्द बन जाता है अधियोग। प्रति उपसर्ग अति उपसर्ग के योग से शब्द बन जाता है अतियोग। सु उपसर्ग के से शब्द बनता है सुयोग। उत उपसर्ग के योग से शब्द बन जाता है उद्योग। और अभि से बन जाता है अभियोग।
इसी प्रकार आप देखते हैं प्रति उपसर्ग के योग से शब्द बन जाता है प्रतियोग, और उप उपसर्ग से शब्द बन जाता है उपयोग। तो इस प्रकार आपने देखा कि इन सभी शब्दों में मूल रूप से शब्द केवल एक है, और वो शब्द क्या है? योग शब्द है। और उसी के साथ में अलग अलग हमने उपसर्ग लगाए। तो अब जो नया शब्द बना, उस नए शब्द में आए हुए योग शब्द का अर्थ आप देख रहे हैं सब जगह बदल रहा है। बहुत से ऐसे शब्द हम ले सकते हैं, जैसे कि एक शब्द हमने लिख दिया यहाँ पर कार। कार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ध्वनि होता है। लेकिन इसके साथ में अगर हमने उपसर्ग जोड़ दिया आ, तो आ उपसर्ग जोड़कर शब्द क्या बना देंगे? आकार। प्र उपसर्ग जोड़कर शब्द क्या बना देंगे? प्र उपसर्ग जोड़कर शब्द बना देंगे इसका प्रकार। इसी प्रकार से सरकार, दुत्कार, फटकार, चित्कार, तो ऐसे बहुत से शब्द बन जाते हैं। और उन सभी शब्दों में आप देखते हैं कि जो मूल कार शब्द है इसका अर्थ पूरी तरह से बदल जाता है। तो आशा करता हूं अब ये उपसर्ग की जो सामान्य प्रवृत्ति है वो अच्छी तरह से आपके समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इनसे बनने वाले कुछ उदाहरणों के बारे में, और कुछ और उपसर्ग अध्याय की जो समताएं विषमताएं हैं उन चीज़ों के बारे में, और जो आपको सामान्य अध्यापक नहीं पढ़ाता है कुछ वो चीज़ें भी अब आप इस उपसर्ग अध्याय के साथ में ही पढ़ेंगे मित्रों। तो जैसा कि हम जानते हैं उपसर्गों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। वर्गीकरण, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो उपसर्गों का जो वर्गीकरण है मूलतः 2-3 प्रकार से किताबों में हमें प्राप्त होता है, और उन्हीं के आधार पर उनके उदाहरण भी कुछ मात्रा में गिनाए हुए होते हैं। हम यहाँ पर उपसर्गों के वर्गीकरण के पूरे 5 आधार पढ़ेंगे। कितने आधार पढ़ेंगे मित्रों? पूरे 5 आधार हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से जो पहला आधार है वो हो जाता है संस्कृत के उपसर्ग। दूसरे जो उपसर्ग होते हैं वो होते हैं हिंदी के उपसर्ग, और तीसरे जो उपसर्ग होते हैं वो होते हैं अरबी फारसी या उर्दू के उपसर्ग। अरबी फारसी या उर्दू के उपसर्ग। तो ये तो जो उपसर्ग है सामान्यतः हमने भाषा के आधार पर इनको 3 भागों में वर्गीकृत करके हमने पढ़ा है, जिसमें संस्कृत के उपसर्ग हमने अलग कर दिए, हिंदी के उपसर्ग अलग कर दिए और अरबी फारसी के उपसर्ग अलग कर दिए। लेकिन इसके अलावा भी सामान्यतः यहाँ तक के जो 3 वर्गीकरण हैं वो तो आपको किताबों में, कुछ शिक्षकों की क्लासों में आपको प्राप्त होते हैं, लेकिन कुछ और भी वर्गीकरण के आधार लिए जा सकते हैं, जिनमें मैंने यहाँ पर चौथा जो आधार है वो लिख दिया उपसर्गवत अव्यय। उपसर्गवत अव्यय मित्रों, ऐसे बहुत से अव्यय शब्द होते हैं जो उपसर्ग के रूप में किसी भी शब्द से पहले जोड़े जा सकते हैं, और उनसे बहुत से उदाहरण बनते हैं जो कि परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और 5वां जो भेद हो जाता है वो हो जाता है संख्या उपसर्ग। संख्या उपसर्ग यानी कई ऐसी संख्याएं भी होती है जो उपसर्ग के रूप में शब्दों से पहले जुड़ करके और नए नए शब्द बनाती रहती है। हालांकि इन 2 भेदों से शब्द के मूल अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो एक मूल प्रवृत्ति होती है कि शब्द से पहले जुड़ना चाहिए, इस प्रवृत्ति के आधार पर इनको वर्गीकरण के अंतर्गत लिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इनसे बनने वाले उदाहरणों की और इनकी संख्या की। तो मित्रों आप देखोगे कि संस्कृत के जो मूल उपसर्ग होते हैं ये उपसर्ग होते हैं 22। मूल उपसर्ग 22 होते हैं, और इनमें से हिंदी में इनके लिए गए उपसर्ग कितने हैं? 21 उपसर्ग लिए गए हैं। छोड़ा गया है तो किस उपसर्ग को छोड़ा गया है? संस्कृत का जो अपी उपसर्ग है, इससे बनने वाले उदाहरण हिंदी में नहीं रखे गए हैं। इसके बाद में हिंदी के जो पृथक से उपसर्ग जो चलते हैं, लगभग 10 की संख्या में से उदाहरण बन जाते हैं जो हिंदी के मूल प्रवृत्ति से उपजे हुए उपसर्ग हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं अरबी फारसी के उपसर्गों की। तो लगभग 20 से 22 की संख्या में अरबी फारसी के उपसर्ग अब तक हमें प्राप्त हो जाते हैं। उपसर्गवत अव्यय की बात करें तो मित्रों इसकी कोई संख्या तय ही नहीं है, असीमित हैं। फिर भी हम लगभग 40 से 45 की संख्या के बीच में जो उपसर्ग हैं वो उपसर्गवत अव्यय पढ़ेंगे।
संख्या उपसर्ग भी सामान्यतः 20 से 22 जो आधार हैं वो हम संख्या उपसर्ग के पढ़ेंगे। और इस प्रकार इन सब को यदि हम जोड़ के बात करें तो लगभग 125 के करीब उपसर्गों की जो संख्या है वो बैठ जाती है। और इतना विस्तार से अगर हम पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से परीक्षा का कोई भी शब्द, कोई भी सवाल, कोई भी उपसर्ग का आया हुआ शब्द और कोई भी उपसर्ग आपकी अप्रोच से बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मित्रों। अब हम बात करते हैं सबसे पहले संस्कृत के उपसर्गों की। तो जो इसका पहला उपसर्गों का जो आधार है वर्गीकरण का, वो हम ले लेते हैं संस्कृत के उपसर्ग। ये हम अभी पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये संख्या में कितने होते हैं, तो आप नोट कर लीजिएगा कि इनकी संख्या 22 होती है। ये संख्या में कितने होते हैं? 22 होते हैं। लेकिन अपि उपसर्ग को हिंदी में शामिल नहीं किया गया है, जिनमें से अपि उपसर्ग को हिंदी में शामिल नहीं किया गया है। इससे बनने वाले शब्द हिंदी में नहीं है, हिंदी की प्रवृत्ति के अंतर्गत भी नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से, और संस्कृत में भी अगर हम बात करें तो अपि शब्द एक निपात के रूप में ज़्यादा प्रयुक्त होता है, जिसका अर्थ होता है भी, यानी अव्यय या निपात भी कहा जा सकता है अपि को। तो इस प्रकार से, तो ये तो बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि ये जो 22 उपसर्ग हैं, वो 22 उपसर्ग कौन कौन से हैं मित्रों। तो आप संख्या के साथ उन उपसर्गों को नोट कर लीजिएगा। मैं आपको पूरे के पूरे 22 उपसर्ग लिखवाने जा रहा हूँ। पहला हो जाएगा प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि तथा 22वां उपसर्ग क्या हो जाएगा? उप। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। ये संस्कृत के कुल 22 उपसर्ग हो जाते हैं। आप अच्छी तरह से इन उपसर्गों को नोट कर लें, लिख लें। आगे हम इन्हीं उपसर्गों पर बहुत से उदाहरण पढ़ने वाले हैं और इन उपसर्गों की बहुत सी और भी जो समताएं और जो विषमताएं हैं उनको भी हम नोट करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं उनके बारे में भी। तो अब हम बात करते हैं उन उपसर्गों की। तो हम सबसे पहले बात करते हैं प्र उपसर्ग की। सबसे पहला उपसर्ग कौन सा हो जाता है? प्र उपसर्ग। अब हम प्र उपसर्ग का प्रयोग किन किन अर्थों में करते हैं? तो प्र उपसर्ग का प्रयोग आगे बहुत, भिन्न, पृथक, तो इन अर्थों में हम प्र उपसर्ग का सामान्यतः प्रयोग कर लेते हैं।
लेकिन ये अर्थ निश्चित नहीं है। आगे शब्द की प्रकृति के अनुसार शब्दों का निर्धारण होगा। मैं आपको फिर से बता दूं कि उपसर्गों के कोई अर्थ नहीं होते हैं। ये अर्थ जो लिए गए हैं ये केवल और केवल प्रतीकात्मक अर्थ हैं। इनको आप निश्चित अर्थ समझने की भूल कभी भी मत कीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि प्र उपसर्ग के साथ में संधियां कौन कौन सी प्रयुक्त हो सकती है। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्र में स्वर कौन सा है, आगे अ उपसर्ग है। अब अ उपसर्ग के बाद में संधियां कौन कौन से अगर हम माने तो आ जाएगी। तो सबसे पहले अ आ के बाद में अ आ हो जाए तो संधि हो जाती है दीर्घ संधि। अ आ के बाद में इ या उ हो जाए तो संधि कौन सी हो जाती है, गुण संधि हो जाती है। अ आ के बाद में ए ऐ होता है तो संधि कौन सी हो जाती है, वृद्धि संधि हो जाती है। अ स्वर है और इसके बाद में यदि छ हो जाए तो संधि कौन सी हो जाती है, व्यंजन संधि हो जाती है। जो कि हम संधि अध्याय के अंतर्गत इन तमाम संधियों के बारे में हमने बहुत ही विस्तार से पढ़ा है। तो यहाँ पर आप देखते हैं संधियाँ कौन कौन सी हो जाएगी। संधियाँ, तो प्र उपसर्ग के योग में आने वाली संधियाँ कौन कौन सी है। तो आप इन संधियों को नोट कर लीजिएगा कि प्र उपसर्ग के योग में दीर्घ संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। लेकिन वृद्धि संधि के कोई उदाहरण यहाँ पर आपको बनते हुए नहीं मिलेंगे, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। बाकी अ स्वर के हिसाब से तो वृद्धि संधि आ जानी चाहिए, लेकिन इसके उदाहरण यहाँ पर कोई नहीं बनेंगे। आप निश्चिंत रहे। अगली संधि कौन सी पढ़ लेते हैं, हम व्यंजन संधि पढ़ लेते हैं। तो इस प्रकार से दीर्घ, गुण और व्यंजन ये संधियां प्रयुक्त हो सकती है किसमें, प्र उपसर्ग के योग में। किस प्रकार से हो सकती है वो भी हम आगे उदाहरण पढ़ेंगे। सामान्यतः सबसे पहले उदाहरण लेते हैं बिना संधियों वाले, जिनमें कोई संधियां नहीं है। तो जैसे कि मैंने यहां पर एक शब्द लिख दिया प्रकार, शब्द क्या लिख दिया है मैंने, प्रकार, प्रदोष, प्रकथन, या हम शब्द लिख लेते हैं और प्रभेद, प्रजाति, प्रकोप, प्रदेश। तो इस प्रकार के और भी बहुत सारे उदाहरण बनाए जा सकते हैं। इन सभी में आप देखिएगा उपसर्ग सब जगह क्या है, प्र उपसर्ग के रूप में आया है। प्र उपसर्ग को निकाल दें तो उसके बाद में शब्द क्या हो जाता है, कोई न कोई एक सार्थक शब्द आ ही जाता है। तो इस प्रकार से अब जैसे कि शब्द आ गया प्रकार, तो इसमें प्र उपसर्ग है, कार मूल शब्द है। प्रदोष में प्र उपसर्ग है, दोष मूल शब्द है। इसी प्रकार प्रभेद में प्र उपसर्ग है, भेद मूल शब्द है। प्रजाति में प्र उपसर्ग है, जाति मूल शब्द है। तो इस प्रकार ये सभी के सभी शब्द बन गए हैं प्र उपसर्ग के योग से। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि इनमें से किसी भी शब्द में कहीं पर भी संधि नहीं हुई है। क्या नहीं हुई है, संधि नहीं हुई है। यानी कि ये सभी के सभी जो उदाहरण बने हैं, ये उदाहरण किससे बने हैं, महज संयोग से बने हैं। किससे बने हैं, संयोग से बने हैं, यानी कि इनमें संधि नहीं है। अब मैंने आपको बताया जैसे कि संधि के योग से भी शब्द बनते हैं। तो जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले दीर्घ संधि के बारे में। तो प्र प्लस आचार्य जुड़ेगा तो शब्द क्या हो जाएगा, प्राचार्य हो जाएगा। क्या शब्द हो जाएगा, प्राचार्य। तो प्राचार्य में आप देखते हैं प्र उपसर्ग है, आचार्य में आ मूल शब्द है और जुड़कर के शब्द प्राचार्य बन गया, दीर्घ संधि के अंतर्गत आ गया। इसी प्रकार प्र प्लस अध्यापक, इसमें आप देख सकते हैं शब्द क्या बन जाएगा, प्राध्यापक शब्द बन जाएगा। जिनमें से प्र उपसर्ग है और अध्यापक मूल शब्द है। तो प्र में अ और अध्यापक का अ जुड़कर आ बनकर शब्द क्या हुआ है, दीर्घ संधि के अंतर्गत आया है। आगे हमने जो अगली संधि पढ़ी है वो संधि हमने पढ़ी है गुण संधि। तो गुण संधि के उदाहरण इसके कैसे होते हैं आप ये भी देख लीजिएगा। निश्चित रूप से गुण संधि के भी उदाहरण बराबर बनेंगे, प्र उपसर्ग के साथ बनेंगे। जैसे कि मैंने शब्द लिख दिया है प्र प्लस ईक्षक। तो ईक्षक में आप देखते हैं ई स्वर है और उससे पहले प्र में अस्वर है। तो इस प्रकार शब्द को जोड़ेंगे तो शब्द क्या हो जाएगा, प्रेक्षक हो जाएगा। प्र प्लस ईक्षक, प्र उपसर्ग और ईक्षक के योग से बना शब्द प्रेक्षक है। तो प्रेक्षक में अगर आपको पूछ ले उपसर्ग कौन सा है, तो उपसर्ग कौन सा है, प्र उपसर्ग है। इसी प्रकार एक शब्द बन जाता है प्र प्लस उन्नत। तो इसके योग से शब्द क्या बन जाता है, प्रोन्नत शब्द बन जाता है। प्रोन्नत में भी उपसर्ग कौन सा है,
प्र उपसर्ग ही है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि गुण संधि के योग में भी इसके उदाहरण बन जाते हैं। आगे हम कुछ और उदाहरणों की बात कर लेते हैं। तो और उदाहरणों में हम यहाँ पर उदाहरण कुछ लिख लेते हैं व्यंजन संधि के। किसके उदाहरण लिख लेते हैं? व्यंजन संधि के। तो व्यंजन संधि में इसके उदाहरण कैसे बन जाएंगे? जैसे कि मैंने शब्द लिख दिया है प्र प्लस छाया। तो प्र में अ स्वर है, बाद में छ आ गया, तो छ से पहले आधा च आकर शब्द क्या हो जाएगा? प्रच्छाया। क्या शब्द हो जाएगा? प्रच्छाया हो जाएगा। तो इस प्रकार प्र प्लस छाया के योग से प्रच्छाया शब्द बनता है, जिसमें संधि कौन सी हो जाती है? व्यंजन संधि हो जाती है। और इसी प्रकार से कुछ और भी उदाहरण बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि प्र उपसर्ग के उदाहरण हमने पढ़ लिए हैं। रही बात अर्थ की, तो जैसे कि हम बात करते हैं कि ये जो अर्थ हैं ये मूल रूप से यहाँ पर प्रायोजित हो कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे प्रजाति है तो भिन्न जाति, प्रभेद है तो भिन्न भेद, प्रदोष है तो ये निषेध के अर्थ में भी कहीं कहीं पर शब्द आ जाते हैं। इसी प्रकार प्रकार में मतलब भिन्न, कार मतलब भेद से लिया गया इसका शब्द है, तो मूल शब्द जो है वो यहाँ पर प्र उपसर्ग के योग में बदल जाता है। जैसे कि मैंने एक शब्द लिख दिया प्रचंड, तो जिसका अर्थ हो जाएगा बहुत चंड। एक शब्द मैंने लिख दिया प्रक्षिप्त या प्रक्षेप, मतलब आगे की ओर फेंका हुआ। तो इस प्रकार के अर्थों में ये शब्द प्रयुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से प्र उपसर्ग के उदाहरण हमने पढ़े। आगे हम बात करते हैं परा उपसर्ग की। दूसरा उपसर्ग कौन सा हो जाता है? परा। परा उपसर्ग के अर्थ क्या होते हैं? सबसे पहले आप इन अर्थों पर एक बार नजर डाल लीजिएगा। तो परा का अर्थ हो जाता है विशेष अर्थ लिख लेते हैं हम। उसके बाद में अभाव के अर्थ में भी आ जाता है, नाश के अर्थ में भी आ जाता है। अभाव या नाश लगभग समानार्थी शब्द हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अगला शब्द अचानक के अर्थ में आ जाता है। और उसके बाद में तो ऐसे हम परा उपसर्ग का प्रयोग कर लेते हैं। कभी कभी दूर के अर्थ में भी परा उपसर्ग का प्रयोग किया जा सकता है। तो इन अर्थों में हम देखते हैं परा उपसर्ग का प्रयोग हो जाता है। सामान्यतः यदि हम बात करें तो परा उपसर्ग में कोई संधियां नहीं होती है। ये आप यहां पर नोट में लिख लीजिएगा साथ में। इसके साथ कोई संधि प्रयुक्त नहीं होती है, प्रयुक्त नहीं होती है। लेकिन फिर भी ये उपसर्ग आपको परीक्षा में खासी परेशानी पैदा कर सकता है आपके लिए। और वो परेशानी किस प्रकार से होगी, तो मैं आपको सबसे पहले आपके सामने आने वाली परेशानी से मैं आपको एक बार अच्छी तरह से अवगत करा देता हूं। तो जैसे कि मैंने यहां पर एक शब्द लिख दिया है पराश्रित, पराजित, पराधीन, और शब्द हो जाएगा पराकांक्षा। तो हमने ये कुछ शब्द लिखे हैं पराश्रित, पराजित, पराधीन और पराकांक्षा। एग्जाम में आपको लगभग विकल्प इसी प्रकार से दिए जाते हैं और ये विकल्प देकर के अब आपसे प्रश्न ये पूछेंगे कि निम्न में से किस विकल्प में परा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। बड़े गौर से सुनिएगा, किस विकल्प में परा उपसर्ग है। तो आप देखोगे कि पराश्रित में भी परा उपसर्ग आया है। पराश्रित में भी उपसर्ग कौन सा आया है? परा उपसर्ग निश्चित रूप से आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं पराजित में भी परा उपसर्ग है, पराधीन में भी परा लग रहा है और पराकांक्षा में भी परा लग रहा है। लेकिन यहाँ सब जगह परा उपसर्ग है नहीं। जब आप इनके शब्द खंड करोगे तो इसका हो जाएगा पर प्लस आश्रित, पर प्लस आश्रित। पराजित का आप पर प्लस अजित कर नहीं सकते, तो आप क्या करोगे? परा प्लस जित। पराधीन में आप क्या करोगे? पर प्लस अधीन। और पराकांक्षा में क्या हो जाएगा? पर प्लस आकांक्षा।
तो इस प्रकार से आप इनके संधि विच्छेद करोगे, जब शब्दों के खंड करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि परा दिख तो सब में रहा है, लेकिन वास्तव में चारों में परा है नहीं, किसी एक में ही परा है। और वो शब्द कौन सा है? पराजित। जब इसके शब्द खंड करते हैं तो ये जो जित में जो जी छोटा है ये क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। परा उपसर्ग जुड़ते ही ये स्वर क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। शब्दों की प्रकृति होती है ये इस प्रकार से। तो आप देखोगे कि अब किस विकल्प का आप चुनोगे, तो आपके सामने केवल और केवल एक विकल्प बचा है, और वो विकल्प कौन सा है? पराजित। तो इसी में केवल परा उपसर्ग है, बाकी इन तीनों में किसी में से भी परा उपसर्ग नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको शब्दों को समझते हुए उपसर्ग का चयन करना है। बहुत से ऐसे उपसर्ग होते हैं जो बहुत से उपसर्गों से मिलते जुलते होते हैं। मैं आपको आगे भी और बताता रहूँगा, तो आप इन शब्दों को पहचानते रहें, सीखते रहें और समझते रहें। अब हम बात करते हैं परा उपसर्ग से बनने वाले उदाहरणों की। तो इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, आप उन उदाहरणों को लिख लीजिएगा, जैसा कि मैंने सब लिख दिया है। पराभव, पराजित, पराजय, पराभूत, पराकाष्ठा, पराक्रम। तो इसी प्रकार के ये कुछ शब्द हैं जिन शब्दों में आप देखते हैं कि परा उपसर्ग है। इन शब्दों के अलावा कोई शब्द आता है तो वह बहुत ही विवेचना का विषय हो जाता है, ध्यानपूर्वक देखने का विषय हो जाता है। तो अच्छी तरह से शब्दों को देखते हुए आप इन उपसर्गों का चयन कीजिएगा, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि पर उपसर्ग से मेल खाता परा उपसर्ग का उदाहरण में आप कहीं पर भ्रमित हो जाओ और किसी गलत विकल्प को चुन लो। तो मित्रों, नहीं करना है। पर उपसर्ग के साथ में हमेशा दीर्घ संधि होती है या गुण संधि होती है। स्थान स्थान पर वृद्धि संधि के भी जो संयोग है वो बन सकते हैं, लेकिन परा उपसर्ग के साथ में कभी कोई संधि प्रयुक्त नहीं होती है। इस चीज़ को आप निश्चित रूप से ध्यान में रखिएगा। जो मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ संधियों से जुड़ी हुई, किसी भी शिक्षक के ऑनलाइन क्लास में या ऑफलाइन क्लास में आपको इस टाइप से इतना विस्तार से कोई भी नहीं बताता है। आप सैकड़ों वीडियो देख करके इस बात की तसल्ली कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं आगे आने वाले जो दूसरे उपसर्ग हैं उन उपसर्गों के बारे में। तो अब आप जानते हैं आगे जो उपसर्ग आने वाला है तो वो तीसरा उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? अप उपसर्ग हो जाएगा। और अप उपसर्ग से बनने वाले उदाहरण किस प्रकार से होते हैं, इनका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है, पहला अर्थ हो जाएगा इसका नीचे, दूसरा अर्थ हो जाएगा निम्न, तीसरा अर्थ हो जाएगा विशिष्ट, तो इन अर्थों में हम अप उपसर्ग का सामान्यतः प्रयोग कर लेते हैं। अब इसके साथ में आने वाली संधियां कौन कौन सी हो जाती है, तो आप उन संधियों पर भी एक बार नजर डाल ही ले तो अच्छा है। अप उपसर्ग के योग में सामान्यतः एक तो वृद्धि संधि जिसके अपवाद में उदाहरण बनते हैं इसके, और अगली संधि कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। वैसे अगर हम स्थिति की बात करें तो इसमें दीर्घ संधि और गुण संधि के भी उदाहरण बनाए जा सकते हैं। दीर्घ संधि और गुण संधि के भी उदाहरण बनाए जा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उदाहरण है वृद्धि या व्यंजन संधि के इर्द गिर्द ही इसके उदाहरण बनेंगे। आगे उदाहरण थोड़े कम बन सकते हैं। ये केवल आगे अस्वर की प्रवृत्ति के कारण मैंने दीर्घ और गुण लिखा है। इनके जो उदाहरण बनते हैं सीमित मात्रा में कोई शब्द बनता होगा तो मैं ज़रूर आपके सामने रखने का प्रयत्न करूंगा। आगे हम बात करते हैं अब इनसे बनने वाले शब्दों की। तो सबसे पहले केवल संयोग से जो बनने वाले शब्द हैं, हम केवल उन शब्दों की चर्चा करते हैं जिनके मध्य में किसी प्रकार की कोई संधि नहीं हुई हो। तो संयोग से बनने वाले जो शब्द हैं वो कौन से हो जाएंगे? जैसे मैंने शब्द लिख दिया अपवाह, अपवाद, अपशब्द। अपशब्द को हम लेते हैं तो यहाँ पर अप उपसर्ग का एक और अर्थ हमारे सामने आ जाता है और वो क्या हो जाता है? बुरा। तो अपशब्द भी इसका एक उदाहरण बन सकता है। उसके साथ बाद में एक और शब्द आ गया अपमान। तो इस प्रकार से ये उदाहरण बने हैं जिसमें आप देखते हैं कि किसी प्रकार की कोई संधि नहीं हुई है। अपक्रम,
अपव्यय। अपव्यय शब्द को देखते हैं तो इसका एक और अर्थ हमारे सामने आ जाता है और वो अर्थ क्या हो जाता है? व्यर्थ। क्या हो जाता है? व्यर्थ का व्यय। तो इस प्रकार इन सभी शब्दों में आप देखते हैं कि कोई भी संधि प्रयुक्त नहीं हुई है। अप उपसर्ग है, वाह मूल शब्द है जिसका अर्थ होता है बहना यानी नीचे की ओर बहना। अप और वाद में अप उपसर्ग है, वाद मूल शब्द है। अपवाद यानी विशिष्ट वाद। अप शब्द यानी बुरे शब्द। अपमान यानी बुरा मान। अपक्रम यानी विशेष क्रम और अपव्यय का मतलब व्यर्थ का व्यय। तो इस प्रकार से इन अर्थों के इर्द गिर्द हमने इन शब्दों को एक बार देख लिया है। अब हम बात करते हैं कि संधियों के योग में इनके उदाहरण कैसे बनते हैं। तो वृद्धि संधि के अपवाद में जैसा कि मैंने आपको बताया है इसके कुछ उदाहरण बनते हैं। किस संधि के अपवाद में? वृद्धि संधि के अपवाद में इसके कुछ उदाहरण बन जाते हैं। वृद्धि संधि के योग में जैसे कि हमने शब्द लिख दिया अप प्लस ए ही, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शब्द बनेगा वो शब्द क्या हो जाएगा? अपे ही। तो अपे ही में संधि तो कौन सी हो गई? वृद्धि संधि हो गई। संधि के आधार पर सवाल पूछेंगे तो सवाल क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि हो गई। इसमें वृद्धि संधि का अपवाद हो जाता है ये। और यदि उपसर्ग पूछ लिया जाए तो उपसर्ग क्या हो जाता है? इसमें अप उपसर्ग हो जाता है। इसी प्रकार आगे हम बात करते हैं व्यंजन संधि के बारे में। तो व्यंजन संधि के योग में इसका जो उदाहरण बनेगा, जैसे हमने शब्द लिख दिया अप प्लस छाया, तो आप देखते हैं कि प में स्वर अ है, उसके बाद में छ है, तो दोनों के बीच में च आ जाता है। शब्द क्या हो जाता है? अपछाया शब्द इस प्रकार से हो जाता है। तो आप देखते हैं कि संधि अध्याय में भी हमने इन तथ्यों का विश्लेषण किया था, हम उपसर्ग में भी इन तथ्यों का विश्लेषण कर रहे हैं। और इस प्रकार आप देख रहे हैं कि शब्द शुद्धि का जो भाग है वो भी कहीं ना कहीं काफ़ी मात्रा में संधि और इन जो हम कंटिन्यू जो कई चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उन सभी में कहीं ना कहीं आपको शब्द के शुद्ध रूप से भी अवगत करवाया जाता है। तो इस चीज़ को भी आप हमेशा ध्यान में रखिएगा और शब्द के शुद्ध रूप को भी साथ साथ में पढ़ते रहिएगा। तो ये हमने उपसर्ग देख लिया है, अप उपसर्ग। आगे हम बात करते हैं चौथा उपसर्ग। ये उपसर्ग हो जाता है सम उपसर्ग। क्या हो जाता है? सम उपसर्ग। और किस अर्थ में इसका प्रयोग हो सकता है? तो वो अर्थ हो सकता है श्रेष्ठ या समान या सहायक या साथ। इन अर्थों में हम सम उपसर्ग का सामान्यतः प्रयोग कर लेते हैं। यदि हम बात करते हैं संधि की तो इस उपसर्ग के साथ में केवल और केवल एक संधि प्रयुक्त होती है और वो संधि कौन सी है मित्रों? वो संधि है व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि का एक जो छोटा सा भाग होता है जिसको हम अनुस्वार संधि के नाम से जानते हैं, उस अनुस्वार संधि के योग से इसके उदाहरण बहुत से बनाए जा सकते हैं। इसके उदाहरण दो प्रकार से बनते हैं, एक स्वरों के योग में और दूसरे व्यंजनों के योग में। दोनों में अपनी इसकी अलग अलग विशेषताएं होती है। जब स्वर आ जाएगा बाद में तो म के साथ में स्वर का मात्रा के रूप में योग हो जाएगा, जैसा कि हम संधि में पढ़ चुके हैं। और बाद में यदि व्यंजन आ जाएगा तो यही म पूर्व वर्ण यानी स के ऊपर बिंदी यानी अनुस्वार के रूप में चला जाएगा। ये भी हम संधि अध्याय के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। जब बाद में स्वर आ जाएगा तो स्वर के साथ में म का योग होकर मात्रा लग जाएगी स्वर की म के साथ में, और यदि व्यंजन आ जाएगा तो ये जो म है म स के ऊपर चला जाएगा, सम हो जाएगा और बाद वाला शब्द यथावत आ जाएगा। कैसे बनेंगे? तो दोनों प्रकार के उदाहरण हम यहाँ पर लिखने का प्रयत्न कर लेते हैं। सबसे पहले उदाहरण बनाते हैं हम स्वरों के साथ। तो सम उपसर्ग के उदाहरण स्वरों के साथ किस प्रकार से बन जाते हैं, तो इन उदाहरणों पर आप जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हमने शब्द लिख दिया है समाचार, तो समाचार शब्द में आप देखोगे कि इसमें सम उपसर्ग है और आचार मूल शब्द है, और यही आ की मात्रा म के साथ जुड़कर मात्रा के रूप में शब्द क्या बन गया है? समाचार शब्द बन गया है। आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए हमने यहाँ पर शब्द लिख दिया समिति, तो समिति में भी आप देख सकते हैं कि सम उपसर्ग के साथ में इति शब्द जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार शब्द बन गया समीक्षा, सम उपसर्ग है इसमें और ईक्षा मूल शब्द हो जाता है। इसी प्रकार शब्द बन गया समुचित, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सम उपसर्ग है और उचित मूल शब्द है। इसी प्रकार हमने शब्द लिख दिया
समूर्ध्व, तो इसमें भी आप देख सकते हैं सम उपसर्ग है और ऊर्ध्व में ऊ स्वर आ गया। इसी प्रकार हमने यहाँ पर एक और शब्द लिख दिया है समेकित, तो इसमें भी आप गौर करोगे तो पाओगे सम उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है, इसमें एकित मूल शब्द आ गया है। इसी प्रकार शब्द आ गया आगे समैश्वर्य, तो आप इसमें भी देखोगे सम उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है, ऐश्वर्य है। इससे पहले इसके बाद में आप देख लीजिएगा समोजस्वी, तो यहां पर भी आप देखोगे कि सम उपसर्ग के योग में ओजस्वी मूल शब्द आया हुआ है। समौदार्य, तो समौदार्य में भी आप देखोगे कि इसमें सम तो उपसर्ग है और मूल शब्द क्या हो जाता है, औदार्य मूल शब्द हो जाता है। अगर रे स्वर की हम बात करें तो उसके साथ में भी इसका एक उदाहरण बन जाता है समृद्धि, शब्द क्या बन जाता है, समृद्धि, जिसमें आप देखोगे कि सम उपसर्ग के साथ में मूल शब्द क्या जुड़ा है, रिद्धि मूल शब्द जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार आपने देखा कि स्वरों के साथ में सम उपसर्ग के उदाहरण बने हैं, जहां पर म के साथ में सम में जो म हलंत है, इस म के साथ में हमने बाद वाले स्वर का मात्रा के रूप में संयोग कर दिया है, मात्रा के रूप में स्वर को जोड़ दिया है, और इस प्रकार से कई प्रकार के जो उदाहरण है वो हमें प्राप्त हो गए। आगे हम बात करते हैं कि इसी सम उपसर्ग के व्यंजनों के साथ उदाहरण, उपसर्ग हम पढ़ रहे हैं सम, और अब इसके उदाहरण किसके साथ बनाएंगे हम, व्यंजनों के साथ। तो व्यंजन वर्णों के साथ इसका योग हमेशा किस रूप में हो जाता है, अनुस्वार के रूप में हो जाता है। जैसे कि मैंने यहां पर एक शब्द लिख दिया है, मैंने यहां पर शब्द लिख दिया है संकरण। तो संकरण में आप देखोगे कि मूल रूप से उपसर्ग तो क्या है, इसमें सम उपसर्ग है और बाद में शब्द क्या है, करण शब्द है। तो बाद में क व्यंजन आने के कारण जो म है, इस म का स के ऊपर अनुस्वार के रूप में योग हो गया है, आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो इस प्रकार बाद में कोई भी व्यंजन आ जाएगा तो ये जो म है ये स के ऊपर चला जाता है। किस प्रकार से चला जाता है, मैं यहाँ पर कुछ और उदाहरण लिख देता हूँ, आप भी साथ में लिख लीजिएगा। जैसे शब्द लिख दिया मैंने संगत, सम प्लस गत, संचार, सम प्लस चार, संजय, सम प्लस जय, संतप्त, सम प्लस तप्त, संदेश, सम प्लस देश, संधारण, सम प्लस धारण, संपन्न, सम प्लस पन्न। इसी प्रकार संबंध, सम प्लस बंध। इसी प्रकार आप देख लीजिएगा संयोग, सम प्लस योग, संरक्षण, सम प्लस रक्षण, और संज्ञान, सम प्लस ज्ञान। तो इस प्रकार आपने इन सभी शब्दों में देखा है कि सम उपसर्ग इन सभी में लगा हुआ है, और उसके बाद में कोई न कोई व्यंजन वर्ण आया है, और जिसके प्रभाव से सम में जो म हलंत था उसका पूर्व वर्ण पर यानी स पर क्या हो गया है, अनुस्वार हो गया है। अनुस्वार के रूप में यह सब जगह लिखा गया है। कितनी भी संख्या में आप इसके उदाहरण लिख सकते हैं मित्रों, उदाहरणों की कोई संख्या सीमित ही नहीं है। तो सम उपसर्ग हमने पढ़ लिया है। अगला जो पांचवा उपसर्ग है, ये उपसर्ग हम पढ़ने जा रहे हैं अनु उपसर्ग। तो अनु उपसर्ग के अर्थ क्या हो जाते हैं, सबसे पहले अनु उपसर्ग का अर्थ हो जाता है पीछे या समान या योग्य। इन अर्थों में हम देखते हैं कि अनु उपसर्ग सामान्यतः प्रयुक्त हो जाता है। अब इसके उदाहरण जो बनते हैं, तो किस किस संधियों के योग में इसके उदाहरण बनते हैं, तो आप इसके योग में आने वाली संधियों के बारे में भी जान लीजिए। अनु उपसर्ग में लगने वाली संधियां हो जाएगी, सबसे पहले दीर्घ संधि हो जाएगी क्योंकि ऊ के बाद में ऊ आ जाता है। उसके बाद में यण संधि हो जाएगी क्योंकि ऊ के बाद में असमान स्वर भी आ जाता है, और उसके बाद में व्यंजन संधि भी हो जाएगी क्योंकि स्वर के बाद में कभी कभी व्यंजन वर्णों के योग से भी तुगागम संधि का नियम लागू हो जाता है। तो
ये 3 प्रकार की संधियाँ इसमें लागू हो जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं केवल संयोग की प्रक्रिया, जिसमें बिना कोई संधि के केवल संयोग से जो शब्द जुड़े हैं, हम कुछ इस प्रकार के शब्द लिख लेते हैं। जैसे कि शब्द आ गया अनुचर, अनुनय, अनुनाद, अनुवाद, और क्या हो जाएगा अनुदान, और शब्द हो जाएगा अनुकृति, और क्या हो जाएगा अनुगमन, अनुदेशन। तो इस प्रकार से ये अनु उपसर्ग के योग से शब्द बन जाते हैं, जिसमें केवल संयोग हुआ है, कोई संधि नहीं हुई है। अब हम संधि की यदि बात करें तो सबसे पहले जो हमें संधि प्राप्त होती है वो संधि यहाँ प्राप्त हो रही है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि के योग में इसके उदाहरण कैसे बनेंगे? तो जैसे कि शब्द हो गया अनु प्लस उदित, अनु प्लस उदित। यहाँ पर आप देखोगे कि न अनु के न में उ स्वर है, आगे उदित में प्रथम स्वर उ है, तो उ प्लस उ जुड़कर स्वर क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। तो शब्द क्या हो जाएगा? अनुदित हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं आगे संधि कौन सी पूछी गई है? आगे संधि पूछी गई है यण संधि। तो मित्रों यण संधि के उदाहरण इसमें कैसे बनेंगे मैं आपको बता देता हूं। संधि कौन सी लेनी है? यण संधि। इसका मतलब ऊ के बाद में कोई अन्य स्वर लेना है। तो जैसे हम बात करते हैं अन्वय, तो इसमें आप देखोगे 2 शब्दखंड क्या हो जाते हैं? अनु प्लस अय। अब आप देखिए अनु में स्वर उ है, आगे स्वर अ है, उ प्लस अ जुड़कर व हो जाता है, शब्द क्या हो जाता है? अन्वय। इसी प्रकार से शब्द आ गया अन्वागमन। तो इसके शब्दखंड क्या हो जाते हैं? अनु प्लस आगमन। इसी प्रकार से आगे शब्द हो जाता है अन्विति। तो इसके शब्दखंड हो जाते हैं अनु प्लस इति। इसी प्रकार आगे शब्द आ जाएगा एक अन्वेषण। तो अन्वेषण में शब्द हो जाएगा अनु प्लस ऐषण, अनु प्लस ऐषण। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि इन शब्दों में क्या हो जाता है? संधि कौन सी हो जाती है? यण संधि हो जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसमें और संधि कौन सी हो सकती है? व्यंजन संधि हो सकती है। तो मित्रों व्यंजन संधि के भी उदाहरण बताए बिना नहीं रहूँगा मैं। ये जो व्यंजन संधि है हम इसके भी उदाहरण ज़रूर लिखेंगे यहाँ पर। ये आगे संधि आ गई व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि के योग में इसके उदाहरण कैसे बनते हैं? तो जैसे मान लीजिए मैंने शब्द लिख दिया अनुच्छेद, अनुच्छेद। तो इसमें आप देख सकते हैं 2 शब्द खंड क्या हो जाते हैं? पहला खंड हो जाता है अनु प्लस दूसरा खंड हो जाता है छेद, और शब्द क्या हो जाता है? अनुच्छेद शब्द बन जाता है, जिसमें संधि कौन सी हो जाती है? बिल्कुल व्यंजन संधि हो जाती है। तो यहाँ तक आज हमने पढ़ा है मित्रों, अनु उपसर्ग तक हमने पढ़ा है। आशा करता हूँ निश्चित रूप से जो मैंने पढ़ाया है वो आपके अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम इसी उपसर्ग अध्याय के कुछ और आगे के उपसर्ग हैं, उन उपसर्गों के बारे में इसी प्रकार विस्तार से हम पढ़ेंगे मित्रों। तब तक जाने से पहले एक बार आपको और कहना चाहूँगा कि चाणक्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सारे कोर्सेज़ की जो अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचते रहें और आपका हमारा जो संपर्क, जो सानिध्य है वो इसी प्रकार बना रहे। और वीडियो पसंद आई हो मित्रों तो शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन के द्वारा आप अपनी कोई कठिनाई को भी हम तक हमें शेयर कर सकते हैं, और निश्चित रूप से हम आपकी समस्याओं के आपको समाधान देते रहेंगे, जैसा कि मैं आपको हमेशा हर बार कहता रहता हूं। और इसी के साथ मित्रों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।